का पीछा करते हुए आया जो बिजबान को बरना से निकाल रहा था। सेलम को लगा था कि वो बिजबान जैसे चोर को कैसे जाने दे सकता है। वो खुद बरना सैनिक है और उसे इस हत्यारे के बारे में भी पता था। लकी ने जिस तरह से पूरे मामले की तफ्तीश की थी उसी से उसे समझ आ गया था कि लकी ने राजा साहब के कातिल को भी ढूंढ लिया है। इसलिए वो खुद अकेला उसके पीछे आया, जबकि लकी खुद अभी इस हत्यारे के बारे में सोच रहा था। सैनिक तो ऐसा लालच में कर जाते हैं। वो उस सैनिक को ऐसे आदेश और सजाइश देने वाले इंसान को पकड़ने की सोच रहा था। उसके पास सवाल थे। वो किरमान से अभी तक मिला नहीं था। विधान सेन की मौत के पहले और बाद में उसे सेलम को ये सब बताने या इस पर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। सेलम ने जोर की आवाज लगाकर बिजबान को ललकारा। उस सैनिक ने पलट कर देखा तो सेलम खड़ा था। उसे समझ आया कि वो उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। अब सैनिक के पास सेलम पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने झट से अपनी कमर में बंधा छुरा निकाला और सेलम पर टूट पड़ा। सेलम इसके लिए तैयार था। सैनिक का पहला वार खाली गया, लेकिन उसने पलटकर फिर से सेलम पर हमला कर दिया। इस बार सेलम ने उसके छुरे वाले हाथ को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। सेलम एक हाथ से उसकी गर्दन दबा रहा था और दूसरे हाथ से उसके छुरे को अपनी गर्दन में घुसने से रोक रहा था। सैनिक ने अपने दोनों हाथ उस छुरे को दबाने में लगा दिए। छुरा सेलम की गर्दन को छू गया, लेकिन सेलम के हाथ का दबाव इतना था कि उस सैनिक को हड़बड़ाकर अपनी गर्दन छुड़ानी पड़ी। वो लगभग 2 फीट पीछे हटकर अपनी गर्दन सहलाने लगा। सेलम के धातु पिघला देने वाले हाथों में बहुत जान थी, लेकिन सैनिक भी कम नहीं था। उसके पास लड़ाई का पूरा प्रशिक्षण था। उसने फिर सेलम पर वार किया। इस बार उसके वार में दम से ज्यादा गति थी। वो समझ गया था कि अगर वो सेलम की पकड़ में आ गया तो छूट नहीं पाएगा, इसलिए उसने फुर्ती दिखाते हुए उस पर वार शुरू कर दिए। सेलम कुछ वार से तो बच गया, लेकिन एक वार ने उसकी बांह छिल दी। खून की एक धार उसकी हथेली तक उतर आई। उसने अपनी उंगलियां मिलाई और खून को इकट्ठा होने दिया। खून पानी की तरह उसकी हथेली में भर गया। जैसे ही वो सैनिक अगला वार करने उसकी तरफ बढ़ा, सेलम ने मौका देखकर हथेली का इकट्ठा खून उसके चेहरे पर उछाल दिया। खून के छींटे आंखों में पड़ने से वो सैनिक कुछ पल के लिए धुंधला गया, लेकिन उसने अपने चारों तरफ छुरा चलाना जारी रखा। सेलम ने मौका देखकर उसकी पीठ में एक जोर की लात जमाई। सैनिक लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और उसके हाथ से छुरा छूट गया। सेलम ने सबसे पहले उस छुरे पर अपना पैर रखा और फिर फुर्ती से उसे चोट लगे हाथ से उठा लिया। सैनिक की आंखें वापस आने तक बाजी पलट चुकी थी। उसने चुपचाप सैनिक को बाजू किया और बिजबान को छुरी दिखाते हुए कहा, तुझे काटने में एक पल भी नहीं गवाऊंगा मैं। तेरा बच्चा सामने खड़ा है, सोच ले। बिजबान ने अपने हाथ का सामान नीचे रखा और चुपचाप अपनी बीवी बच्चों को लेकर खड़ा हो गया। वो सैनिक घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। सेलम ने उसकी गर्दन पर एक जोर की लात मारी। सैनिक जमीन पर जा गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। अब सेलम ने बिजबान के लड़के को पास बुलाया। लड़का सेलम के पास आने से डर रहा था। सेलम ने चिल्लाकर कहा, यहाँ। बिजबान ने डरते हुए लड़के को आगे कर दिया। लड़का आया और सेलम के पास बैठ गया। सेलम ने उसके हाथ में छुरा पकड़ाया और उस सैनिक की गर्दन पर रख दिया। बिजबान की औरत चीख उठी। वो अपने बेटे को किसी का गला काटते हुए नहीं देख सकती थी। ऊपर से सेलम का खून उसके नन्हे हाथों पर और भयानक लग रहा था। ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, ऐसा मत करो। बिजबान गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, दौड़कर महल जाओ और सेना प्रमुख को इसकी खबर दे। भाग, सेलम ने उसे डराते हुए कहा। बिजबान तुरंत राजमहल की ओर दौड़ गया। सेलम वहीं पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। उसके हाथ से काफी खून बह गया था, जिस वजह से उसे कमजोरी महसूस होने लगी थी। आसमान में भोर का तारा टिमटिमा रहा था। सेलम की आंखों में बेहोशी नींद बनकर उतरने लगी थी। फिर भी उसने खुद को जगाए रखा
कि कहीं सैनिक उठकर भाग ना जाए या बिजबान की पत्नी ही उसे चकमा देकर अपने बच्चे के साथ चली ना जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेलम उसी पत्थर पर बैठा ऊँघने लगा और बिजबान की पत्नी उसके खौफ में जमीन पर बैठी अपने बच्चे को दुलारती रही। सुबह सुबह बिजबान जब महल के भीतर घुसने लगा तो वहां के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वो उसे पहचान गए थे। इतने दिनों से पूरे बरना में उसे ढूंढा जा रहा था और आज वो खुद महल तक चल कर आ गया था। गार्ड्स ने उसे पकड़कर बैरक के सैनिकों के हवाले कर दिया। बैरक में इस वक्त कुछ ही सैनिक मौजूद थे जो शायद अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बाकी के सैनिक और सेना प्रमुख स्वयं रात्रि विश्राम पर गए थे। वैसे भी पूजा और हवन की वजह से उन सब की काफी दौड़ भाग और जागरण हो गया था। पूरा सैनिक बैरक हवन के धुएं से महक रहा था। सैनिकों ने बिजबान को पकड़ा और सीधे बैरक के जेल खाने की तरफ ले आए। बिजबान उन्हें बार बार कह रहा था कि महल के ही एक सैनिक ने वहां नदी किनारे से मदद मांगी है। मेरी पत्नी और बच्चे उसके कब्जे में है। आप लोग जल्दी वहां चलिए, कहीं वो उन्हें कुछ कर न दे। लेकिन कोई सैनिक उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा था। तभी बिजबान की आवाज लकी के कानों में पड़ी। वो सेलम के लौट आने की राह देख रहा था और बैरक में ही टहल रहा था। बिजबान की आवाज सुनकर वो बैरक के दरवाजे पर आया। सैनिक उसे भीतर ही ला रहे थे। लकी ने उन सैनिकों को रोकते हुए बिजबान से कहा, साफ साफ कहो बात क्या है। बिजबान ने सैनिकों से अपनी बाह छुड़ाते हुए वो सब कह दिया जो पिछले कुछ घंटों में नदी के किनारे घटा था। लकी तुरंत 4 घोड़े और 2 सैनिकों को लेकर नदी किनारे सेलम को लाने के लिए निकल पड़ा। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी पहली किरणें छोड़ रहा था। नदी किनारे ठंडी हवा बह रही थी। जब लकी बिजबान और सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो सेलम उसी पत्थर पर बैठा ऊँघ रहा था। उसका पूरा शरीर झुका हुआ था और उसमें कंपकपी हो रही थी। बिजबान की पत्नी और बच्चा भी वहीं सिकुड़े बैठे थे और वो सैनिक अब भी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। लकी ने सबसे पहले सेलम को संभाला और अपना जैकेट उतार कर उसे पहनाया। उसे सेलम के हाथ में लगा घाव दिखाई दिया जिसमें से काफी खून बह रहा था। खून की कमी से सेलम का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। लकी ने उसकी नब्ज देखी जो धीमी पड़ रही थी। लकी ने नदी में बह रहे पानी को अपने हाथों में भरकर सेलम को पिलाया। बिजबान अपनी पत्नी और बच्चे को संभाल रहा था। लकी के साथ आए सैनिकों ने उस जमीन पर पड़े धोखेबाज सैनिक के हाथ पैर बांधे और किसी अनाज के बोरे की तरह एक घोड़े पे लिटा दिया। फिर एक सैनिक ने बिजबान के बच्चे को अपने घोड़े पर बिठाया और उसे लेकर महल की तरफ बढ़ गया। बिजबान और उसकी पत्नी भी एक घोड़े पर बैठकर उसके पीछे पीछे आने लगे। लकी ने भी सेलम को अपने घोड़े पर लिटाया और महल की तरफ बढ़ गया। महल आकर उस धोखेबाज सैनिक को बैरक के जेल खाने में डाल दिया गया और बिजबान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सैनिकों की निगरानी में रहा। सेलम को लकी अनंत वैद के पास ले आया था। पिछले 2-3 मुलाकातों में उसकी अनंत से अच्छी जान पहचान हो गई थी। अनंत ने सेलम के घाव को साफ किया और घाव को जल्दी भरने वाली जड़ी बूटियां पीसकर उस पर लगा दी। इसके बाद घाव को ऊपर से सिल दिया ताकि वो जल्दी भर जाए। अनंत ने सेलम को खून बढ़ाने का काढ़ा भी पिलाया जिससे उसे गहरी नींद आ गई। नींद आ जाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। इससे पहले तक सेलम अपनी बुझी आवाज में बार बार लकी से यही कह रहा था, वो सैनिक नदी किनारे धोखेबाज है, जूता निशान उसका, हमने उसे पकड़ लिया है। सेलम वो जेल में है, तो सो जा, बेफिक्र होकर सो जा, लकी ने कहा और सेलम को थपकियां देकर सुला दिया। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों सेलम को जल्दी जाने दिया? अगर उसे कुछ हो जाता तो वो कुमारी को क्या जवाब देता? सेलम उसके बाबा का इकलौता बेटा है, उसके कुछ हो जाने पर उनका क्या होता? लकी अपने मन में ये सब सोच रहा था। उसने तय किया कि अब से वो सेलम को कभी अकेले कोई खतरा उठाने नहीं देगा। सेलम की नींद लग जाने के बाद वो तुरंत नीचे सैनिक बैरक में पहुंचा। वो धोखेबाज सैनिक बैरक के जेल खाने में बैठा हुआ था। लकी ने बैरक का दरवाजा खोला और उस सैनिक का गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। वो सैनिक दीवार से सटा हुआ लकी की गुस्सैल आंखों में देख रहा था।
लकी की आंखों में अपने दोस्त के घाव और विधान सेन की हत्या की आग जल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि राजा साहब की हत्या भी इसी ने की है। अब बस उस धोखेबाज सैनिक को अपने ये दोनों जुर्म मान लेने की देर थी। लकी ने उसे वैसे ही दीवार पर दबोचे हुए कहा, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अगर तूने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो तेरे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। सिर्फ नाम बोल, किसने तुझे राजा साहब और विधान सेन की हत्या करने को कहा था? वो सैनिक कुछ नहीं बोला और वैसे ही दीवार से सटे लकी की आंखों में देखता रहा। लकी ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। देखते ही देखते उस सैनिक के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वो दीवार के सहारे हवा में लटक गया। लकी ने उसे गर्दन से उठा दिया था। उस सैनिक के पैर हिलने लगे। वो लकी से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन इस वक्त लकी के हाथों में बहुत ताकत आ गई थी। उस सैनिक ने हल्के दबे गले से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गले पर दबाव होने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा और चेहरा फूलने लगा। वो होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। लकी ने देखा कि वो कोई नाम बोलने की कोशिश कर रहा है। लकी ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की तो सैनिक के गले का दबाव थोड़ा कम हुआ। उसने हल्की आवाज में कहा, महामंत्री। ये नाम सुनते ही लकी ने उस धोखेबाज सैनिक को छोड़ दिया। वो तुरंत लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। लकी ने बैरक की जेल का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वो प्रमुख को ढूंढ रहा था ताकि उन्हें बता सके कि उन्हीं के नाक के नीचे उनके एक सैनिक को राजा साहब की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। खुद राजा साहब के महामंत्री उनके खिलाफ हुई इस साजिश में शामिल थे। लकी जानता था अगर उसने ये बात सेना प्रमुख को बताई तो वो कभी इस पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए खुद उन्हें ले जाकर उस सैनिक के सामने वो खड़ा कर देना चाहता था ताकि वो सैनिक उनके सामने अपना गुनाह कबूल करे और उन्हें भी इस बात पर भरोसा हो जाए कि महल में मौजूद राजशाही का हर एक सेवक उनकी तरह ईमानदार और नेक नहीं है। लेकिन सेना प्रमुख उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कुछ सैनिक पिछली रात हुए हवन पूजा की चीजों को बैरक से हटा रहे थे और कुछ सुबह के व्यायाम में व्यस्त थे। लकी ने एक खास सैनिक को रोककर उससे प्रमुख के बारे में पूछा तो उस सैनिक ने बताया, सेना प्रमुख तो सुबह सुबह ही एक सैनिक टुकड़ी लेकर कहीं चले गए। कहाँ चले गए? लकी ने उस सैनिक से पूछा। ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सब सैनिकों को बुलाया और कहा, जंग का वक्त आ गया है सैनिकों। हमारे राजा साहब के कातिल और विधान सेन के खूनी विद्रोही का पता चल गया है। वो शाही खून की तरफ से ही आया था। किरमान ने ही हमारे राजा की हत्या की है। उसी ने राजा साहब के पिता समान महोमन को भरे दरबार में भेजने की कोशिश की। वो खुद उस वक्त रानी साहिबा की ढाल बने खड़े थे। उनके पौरुष को ललकारा है। हमें उसे अपने बरना से खदेड़ना ही होगा। बरना के कई युवाओं को इस जंग में लड़ने की अनुमति मिल रही है। सब सैनिक उनको निर्देश देंगे। हर एक सैनिक आज एक सेना प्रमुख होगा। चलो मेरे साथ। जय बहादुर, जियो बहादुर। सेना प्रमुख के ठीक यही आखिरी शब्द थे जब वो सैनिक बैरक के मैदान से निकला था। उसे किरमान को सीधा जाकर बंदी बना लेने की अनुमति या आज्ञा मिल गई थी। एक योद्धा भोलेपन में किसी के भड़काने से भड़क गया और निकल पड़ा एक दूसरे योद्धा किरमान को पकड़ने। किरमान इससे बेखबर नहीं था। उसे पता था लकी किसी भी वक्त उसके पास आ जाना चाहता है, क्योंकि विधान सेन की मौत से वो अनाथ हो गया था। महल में उसकी बात रखने वाला अब कोई नहीं था। वो खुद आकर महल में अपनी गद्दी या संरक्षण मांगे इससे पहले ही बैठक पर हमला और उस पर राजद्रोही का दाग लग चुका था। उसके पास सैनिक कम थे। जो थे वो सब इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने लिए जो तैयारियां की थी वो कम थी। उनके पास लड़ने के औजार हथियार नहीं थे, जबकि शहर के लोग बंदूक और तलवारों तक खींच लाए थे। पोटाश के बम और धातुओं के तीर कम थे। इसके आगे एक पुरानी संपत्ति रहमान ने अपने लिए छोड़ रखी थी। उन्होंने किरमान के लिए भाले निकलवा लिए और खुद इतने सालों के आराम के बाद आज जंग में कूद पड़े। किरमान भी अपने बाप के साथ सेना प्रमुख से लड़ने के लिए तैयार था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए
इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।